नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडी एजुकेशन में। एसएससी जीडी 2023-24 के लिए हिंदी की आपकी नई क्लासेस हमने स्टार्ट की है और जो फ्री बैच हमने लॉन्च किया है उसका नाम है योद्धा बैच। तो आज ही आपको इस बैच में इनरोल करना पड़ेगा, ठीक है। इनरोल करने के लिए आपको क्या करना है, ये बिल्कुल फ्री बैच है आपका। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस करके और ऑल को सिलेक्ट कर लेना है, जिससे आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्णमाला, जो कि आपका हिंदी का पहला टॉपिक है और उसकी पहली क्लास है। तो ये क्लास आपकी डिस्क्रिप्टिव क्लास होगी, इसमें वर्णमाला को पूरा हम कवर करेंगे। इसी प्रकार आपके जो भी टॉपिक होंगे उन सारे टॉपिक को हम यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो अब की बार जीडी पार हम है तैयार। चलते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न क्या है, प्रश्न भी यहाँ पर बनेंगे, आपके प्रश्न भी बताएंगे कि किस प्रकार से प्रश्न बनेगा। और ये क्लास आपकी डिस्क्रिप्टिव होने वाली है, तो यहाँ से कॉन्सेप्ट भी हम क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। उससे पहले हम बता दें कि एसएससी जीडी हिंदी का सिलेबस क्या है। तो इसका हमने एक शॉर्ट डाला है, इसमें आपको बिल्कुल 10 सेकंड का शॉर्ट्स है, यहाँ पर बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होने दिया है हमने। तो इस शॉर्ट्स को आपको हमारे चैनल पे जाकर देख लेना है, बिल्कुल 10 सेकंड का आपका शॉर्ट्स है। और हिंदी सिलेबस, इसमें हमने क्या क्या आता है, हिंदी सिलेबस के अंतर्गत आपका कौन कौन से टॉपिक आते हैं वो सब हमने यहाँ पर आपको बताया है, ठीक है। तो 40 में से 40 नंबर लाने की तैयारी आज से ही आपको शुरू कर देना है। चलते हैं हम हमारे आज के पहले टॉपिक वर्णमाला पर और उसकी पहली क्लास पर, ठीक है। तो ये बता दें हम आपको कि ये बिल्कुल फ्री बैच है आपका, जिसको नाम दिया है हमने योद्धा बैच, ठीक है। तो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक वर्णमाला पर कि वर्णमाला क्या होती है, ठीक है। तो वर्णमाला किसे कहते हैं, सबसे पहले इसको हमको यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर देखें कि वर्णमाला होती क्या है। तो जैसा आपने देखा होगा कि आपके जो फूलों की जो माला होती है उसमें प्रत्येक फूल एक निश्चित क्रम में सुसज्जित रूप में लगा हुआ रहता है क्रमानुसार, ठीक है। उसी प्रकार वर्णों का सुसज्जित क्रम, ठीक है, वर्ण भी अपने क्रमानुसार एक सुसज्जित रूप में जमे हुए होते हैं, उसे हम वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। जिस प्रकार पुष्पों की माला होती है उसी प्रकार वर्णों की भी माला होती है, जिसमें क्रमानुसार वर्ण जमे हुए रहते हैं सुसज्जित रूप में। तो वर्णमाला की हम परिभाषा देखें यहाँ, तो वर्णों का व्यवस्थित क्रम, ठीक है। वर्णमाला की परिभाषा क्या हुई कि वर्णों का व्यवस्थित क्रम, उनमें लगने वाले समय के आधार पर, जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो उनमें जो समय लगता है उस समय के आधार पर वर्णमाला कहलाता है, ठीक है। तो वर्णमाला की परिभाषा यहाँ से आपको क्लियर हो गई होगी कि वर्णों का ऐसा व्यवस्थित क्रम, उनमें लगने वाले समय के आधार पर आपका क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। अब बात आती है वर्णमाला को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर वर्डों पर, शब्दों पर बहुत ध्यान देना है। यहाँ पर क्या लिखा है आपका, सामान्यतः। तो यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है कि वर्णमाला को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी और अंत तक आपको इसमें बने रहना है। तो वर्णमाला को सामान्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। पहला भाग कौन सा है आपका, स्वर, दूसरा है व्यंजन और तीसरा है अयोगवाह, ठीक है। वर्णमाला को सामान्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग कौन सा हो गया आपका, स्वर हो गया, दूसरा हो गया व्यंजन और तीसरा हो गया अयोगवाह, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपकी बात आ जाती है कि स्वरों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, इसी प्रकार व्यंजनों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, और अयोगवाह क्या होते हैं। तो अयोगवाह जो होते हैं आपके, वो अयोगवाह की संख्या होती है 2। अब अयोगवाह की संख्या भी आपसे पूछ सकते हैं प्रश्न में कि अयोगवाह होते हैं, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें एक ऑप्शन रहेगा क, एक रहेगा ग, एक रहेगा अम और एक रहेगा अंग। तो आपको अम लगाना है आंसर, ठीक है। तो अयोगवाह कौन कौन से होते हैं, 2, एक तो होता है अम और एक होता है आपका अह। ये 2 आपके अयोगवाह होते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान रखना है कि अयोगवाह कितने होते हैं। तो अयोगवाह की संख्या 2 होती है, पहला है अम और दूसरा है अह। अब यहाँ पर स्वरों का वर्गीकरण हम देख लेते हैं कि स्वरों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। तो स्वरों के वर्गीकरण की यदि हम चर्चा करें तो स्वरों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, ये हमको देखना है। तो पहला है मात्रा एवं उच्चारण के स्थान पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। मात्रा जो होती है हमारी और हमारा जो उच्चारण, जिस प्रकार हम उच्चारण करते हैं उसके आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है।
फिर बात आती है दूसरा, जिह्वा के उच्चारण स्थान के आधार पर। अब जिह्वा अर्थात क्या होता है, तो जिह्वा अर्थात आपका होता है जीभ, ठीक है। तो जीभ के उच्चारण स्थान के आधार पर, ठीक है, जीभ जो है आपकी, उसके उच्चारण स्थान के आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण यहाँ पर किया गया है। फिर आ जाता है प्रयत्न, या जिसे हम कहते हैं मुख विवर, या जिसे हम कहते हैं मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो ये तीसरा आपका आ जाता है स्वरों के वर्गीकरण के अंतर्गत। चौथा है ओष्ठाकृति के आधार पर, ठीक है। ओष्ठैन्य आपका क्या होता है, तो ओष्ठैन्य होता है आपका होठ, ठीक है। तो आपके होठों की जो आकृति बनती है स्वरों वर्णों के उच्चारण में, उसके आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। तो ओष्ठाकृति के आधार पर भी आपका स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। फिर है आपका जाति के आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। और छठा जो है वो है उत्पत्ति के आधार पर भी आपका जो है स्वरों का वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। तो स्वरों का वर्गीकरण कितने भागों में यहाँ पर हुआ है, तो 6 भागों में हुआ है। पहला है मात्रा और उच्चारण के स्थान के आधार पर, दूसरा जिह्वा के उच्चारण स्थान के आधार पर, तीसरा प्रयत्न या जिसे हम मुख विवर भी कह सकते हैं, और मुख खुलने के आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण है। ओष्ठाकृति के आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण है, जाति के आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण है, और उत्पत्ति के आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर वर्णमाला क्या होता है उसकी परिभाषा देखी, वर्णमाला को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है वो देखा, अयोगवाह क्या होते हैं वो देखा, और स्वरों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है वो देखा। अब आगे चलते हैं, व्यंजन का वर्गीकरण, जो जिसे हम कहेंगे व्यंजन का सामान्य वर्गीकरण, ये कितने भागों में किया गया है, ठीक है। तो व्यंजन का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, तो पहला है प्राण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, ठीक है। प्राण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। फिर घोष के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है, और उच्चारण स्थान, ठीक है, उच्चारण स्थान के आधार पर भी व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। तो यहाँ पर हमने स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है और किन किन के आधार पर किया गया है ये देख लिया है। तो यहाँ पर आपका प्रश्न बन सकता है स्वरों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, तो 6 भागों में, उसमें से एक भाग आपसे पूछ लेंगे, ठीक है, अन्य व्यंजनों के भाग उसमें ऐड कर देंगे, तो आपको स्वरों के वर्गीकरण में स्वरों का वर्गीकरण जो हुआ है वही आंसर लगा देना है। तो स्वरों का वर्गीकरण 6 भागों में हुआ है, और व्यंजन का सामान्य वर्गीकरण 3 भागों में यहाँ पर किया गया है, प्राण, घोष और उच्चारण स्थान के आधार पर। अब हम यहाँ पर आज की जो क्लास है हमारी, इसमें स्वरों का वर्गीकरण देखने वाले, ठीक है। किसका वर्गीकरण देखने वाले हैं, स्वरों का वर्गीकरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी, यहाँ पर हम डिस्क्रिप्टिव क्लास लेंगे और प्रत्येक टॉपिक को आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर देंगे, और प्रत्येक टॉपिक से एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। आपके 40 में से 40 नंबर लाने की तैयारी आज से ही आपको शुरू कर देना है, ठीक है। और आपको यदि क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक करना है, शेयर करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इसको फ्री बैच हमने इसलिए ही बनाया है क्योंकि YouTube पर डिस्क्रिप्टिव क्लास हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासें हैं आपकी, प्रत्येक टॉपिक हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, और इसमें हमने आपसे कोई फीस नहीं ली है, ठीक है। ये बिल्कुल फ्री बैच है, आपको सिर्फ इनरोल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस करके ऑल सिलेक्ट कर लेना है, जिससे आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। तो यहाँ पर स्वरों का वर्गीकरण हम आप आज की इस क्लास में देखने वाले हैं। तो पहला है मात्रा एवं उच्चारण स्थान के आधार पर, या मात्रा एवं उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो यहाँ पर लघु, छोटा, ह्रस्व, मूल या मौलिक, ये आपका स्वर होता है मात्रा एवं उच्चारण के आधार पर। फिर होता है दीर्घ, जिसे हम गुरु भी कहते हैं। फिर होता है आपका संयुक्त या मिश्रित, और चौथा जो होता है आपका प्लुत या त्रिमात्रिक, ठीक है। तो स्वरों का वर्गीकरण मात्रा एवं उच्चारण के स्थान पर हम देखते हैं, तो मात्रा एवं उच्चारण स्थान के आधार पर भी स्वरों को 4 भागों में बांटा गया है। एक तो लघु, जिसे हम छोटा भी कहते हैं, जिसे हम ह्रस्व भी कहते हैं, जिसे हम मूल भी कहते हैं, और जिसे मौलिक स्वर भी कहते हैं। फिर दीर्घ अर्थात आपका बड़ा होता है, जिसे हम गुरु भी कहते हैं। फिर संयुक्त या मिश्रित स्वर, और फिर प्लुत या त्रिमात्रिक स्वर। अब इनकी परिभाषा देख लेते हैं कि लघु स्वर किसे कहते हैं, ठीक है। लघु स्वर किसे कहते हैं ये हमको देखना है यहाँ पर। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, लघु स्वर कहते हैं, ठीक है। लघु का अर्थ क्या होता है, छोटा, ठीक है। लघु का अर्थ क्या होता है आपका, छोटा। या फिर वे स्वर
जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है, ठीक है, जिनका उच्चारण हम करते हैं उनमें कम से कम समय लगता है, उन्हें भी हम लघु स्वर कहते हैं। या फिर इसकी एक और परिभाषा हम दे सकते हैं कि वे स्वर जिनका निर्माण किन्हीं अन्य स्वरों से ना हुआ हो, ऐसे स्वर जिनका निर्माण किन्हीं अन्य स्वरों से ना हुआ हो, उन्हें भी हम लघु स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु स्वर। अब इनकी संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। तो वर्णमाला में आपका कोई सा भी क्वेश्चन बने कि लघु स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 4 आपको आंसर लगा देना है। कौन कौन सी होती है? अ होती है, ई होती है, उ होता है और बी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर परिभाषा को अप्लाई करके हम देखते हैं कि वे स्वर जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है, जैसे अ, तो अ का उच्चारण यदि हम करके देखते हैं, आप भी करके देखिएगा, अ, तो अ में कम से कम समय लगा उच्चारण में। इसी प्रकार छोटी ई, तो ई हमने बिल्कुल कम समय में इसका उच्चारण कर लिया। इसी प्रकार छोटा उ और री, ये भी कम समय में उच्चारित होने वाले स्वर हैं। तो वे स्वर जिनका निर्माण किन्हीं अन्य स्वरों से ना हुआ हो या कम से कम समय लगता है जिनके उच्चारण में, उन्हें हम लघु स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। पहला है अ, दूसरा ई, तीसरा उ और चौथा जो है आपका री। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होता है, ये हमको देखना है यहाँ पर। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। अब लघु स्वर को कैसे याद करना है आपको, कि वे स्वर जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है या जिनका निर्माण किन्हीं अन्य स्वरों से ना हुआ हो। ठीक है, तो अ का निर्माण किन्हीं अन्य स्वरों से तो हुआ ही नहीं है। इसी प्रकार छोटी ई का निर्माण भी किसी अन्य स्वर से नहीं हुआ है, ना ही छोटे ऊ का हुआ है और ना ही री ऋषि का हुआ है। ठीक है, तो ये आपकी परिभाषा भी यहाँ पर अप्लाई होती है। इनकी संख्या 4 है, आपको ध्यान रखना है। अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये आपकी 4 संख्या होती है लघु स्वरों की। अब बात करते हैं दीर्घ स्वरों की। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। ठीक है, कितनी मात्रा का समय लगता है? 2 मात्रा का। या फिर वे स्वर जो 2 समान स्वरों को मिलाने से बनते हैं। या फिर हम कहें कि वे स्वर जिनके उच्चारण में लघु स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है आपके? तो इनकी संख्या 3 है। कितनी है इनकी संख्या? इनकी संख्या 3 है। किनकी? दीर्घ स्वरों की। तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी हो गई आपकी? 3। लघु स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 4। अब परिभाषा अप्लाई करके देखते हैं। जैसे हमने देखा यहाँ पर कि वे स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, तो अ धन अ बराबर आ, इसमें 2 मात्रा का प्रयोग हो रहा है, यानी 2 मात्रा का समय इनको उच्चारण करने में लग रहा है। आप भी उच्चारण करके देखिएगा, आ, इसमें 2 मात्रा का समय लग रहा है। इसी प्रकार बड़ी, तो छोटी धन छोटी बराबर बड़ी, तो इसमें आपका 2 मात्रा का समय लग रहा है। इसी प्रकार बड़ा ऊ, तो बड़े ऊ में भी 2 मात्रा का आपका समय लग रहा है। ठीक है, तो वे स्वर जिनके उच्चारण में लघु स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है। लघु स्वर यानी अ, तो अ की अपेक्षा आ में 2 गुना समय लग रहा है। इसी प्रकार लघु स्वर छोटी ई की अपेक्षा बड़ी ई में 2 गुना समय लग रहा है। छोटा ऊ की अपेक्षा बड़े ऊ में आपके 2 गुना समय लग रहा है। तो परिभाषा यहाँ पर अप्लाई हो रही है। तो परिभाषा को आप अप्लाई करके भी देखिएगा, उदाहरण से ही परिभाषा आप बना सकते हैं यदि परिभाषा आपको याद नहीं रहती है। तो आ, बड़ा, बड़ी और बड़ाऊ, ये आपके क्या हो जाते हैं? दीर्घ स्वर हो जाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? तो 3 आपको आंसर लगा लेना है। अब अगला देखते हैं संयुक्त स्वर किसे कहते हैं। तो वे स्वर जो 2 असमान स्वरों से मिलकर बनते हैं, संयुक्त स्वर कहलाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका, वर्णमाला बिल्कुल शानदार टॉपिक है और इससे रिलेटेड यदि प्रश्न आपके परीक्षा में बनेगा तो आप इसका आंसर बिल्कुल लगा कर ही आएंगे और सही आंसर लगा कर आएंगे, इतनी आपको गारंटी है। तो संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? तो वे स्वर जो 2 असमान स्वरों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, जैसा कि उदाहरण में आपको दिया हुआ है। पहला उदाहरण है आपका ए एडी का, दूसरा है ए एनक का, तीसरा है ओ ओखली का और चौथा है औ औरत का। ठीक है, तो उदाहरण पे चलते हैं हम। उदाहरण से परिभाषा समझते हैं कि वे स्वर जो 2 असमान स्वरों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन सी? ए ओ और आउ। ठीक है, अब उदाहरण देखते हैं। असमान स्वर यानी एक स्वर अ है और दूसरा असमान स्वर ई है। इसी प्रकार अ है और ए है, ये सब असमान स्वर है। अ है, उ है, अ है और औ है। ठीक है, तो यहाँ पर अ और ई से मिलकर ए का उच्चारण होता है, अ और ए से मिलकर ए बनता है, अ और उ से मिलकर औ बनता है और अ और ओ से मिलकर औ बनता है। तो संयुक्त स्वर किसे कहते हैं?
तो वे स्वर जो दो असमान स्वरों से मिलकर बनते हैं उन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं, जिनकी संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से? एड़ी का, ऐनक का, औखली का और औरत का। ये आपके संयुक्त स्वर कहलाते हैं, इनकी संख्या 4 होती है। तो अधन ई, ऐ, अधन ए, अधन उ, ओ और अधन औ, औ हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार आप उच्चारण करके देखेंगे तो बिल्कुल आपको सरल लगेगा। तो यहाँ पर संयुक्त स्वर, लघु स्वर और दीर्घ स्वर, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है। अब बात करते हैं प्लूत स्वर किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, इससे रिलेटेड प्रश्न बन सकता है आपका जीडी में। तो प्लूत स्वर किसे कहते हैं? प्लूत स्वर किसे कहते हैं? तो वे स्वर जिनमें लघु स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है। 2 गुना समय किसमें लग रहा था लघु स्वर की अपेक्षा? दीर्घ स्वर में। लेकिन प्लूत स्वर किसे कहते हैं? कि वे स्वर जिनमें लघु स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है। इस 3 गुना पर आपको ध्यान देना है। कितना गुना समय लगता है? 3 गुना समय लगता है। संस्कृत साहित्य में इनका प्रयोग होता है, हिंदी वर्णमाला में इनका स्थान नहीं है। यह आपको ध्यान देना है, संस्कृत साहित्य में इनका प्रयोग होता है, हिंदी वर्णमाला में इनका स्थान नहीं है। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उन्हें हम प्लूत स्वर कहते हैं। जिस इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या आपके 2 है। कौन कौन सा? जैसे हम आपने देखा होगा कहीं कहीं ओम लिखा हो, ठीक है, तो हिंदी के जो गिनती लिखते हैं हम उसमें जिस प्रकार से 3 लिखते हैं हम, इस प्रकार से इसमें आपका लिखा हो रहा है ओम। ठीक है, और अंग्रेजी के एस जैसा राम, राम लिखते हैं ना हम, तो इसमें अंग्रेजी के एस के 3 मात्रा का समय लगता है। एस टाइप का ये आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 होती है इनकी संख्या। जिस प्रकार आपने कहीं कहीं देखा होगा ओम इस रूप में लिखा होगा और आपका जो राम है वो इस प्रकार से लिखा होगा, तो इसमें 3 मात्रा का समय लगता है। इन्हें हम प्लूत स्वर कहते हैं। तो हमने यहाँ पर देख लिया, क्या देखा कि लघु स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, संयुक्त स्वर किसे कहते हैं और प्लूत स्वर किसे कहते हैं। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जिह्वा के उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण यहाँ पर हमने किया है, उस पर चलते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा डायग्राम, जिस प्रकार चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, तो चित्र में आपने देखा होगा कि एक जिह्वा बनी हुई है। ठीक है, ये आपकी जिह्वा है, यहाँ पर हम इसको बना देते हैं। ठीक है, ये आपकी जिह्वा यानी जीभ है। क्या है ये आपकी? ये है आपकी जीभ है। ठीक है, ये आपकी क्या है? ये जीभ है आपकी। और यहाँ पर आपका जीभ का अग्रभाग यानी आगे वाला भाग, मध्य भाग यानी मध्य बीच वाला भाग और पश्च भाग यानी पीछे वाला भाग दिखाई दे रहा होगा। तो जिह्वा के उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, ये हम यहाँ पर देखेंगे। अग्र स्वर किसे कहते हैं? तो अग्र स्वर की बात करें तो वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का अग्र भाग मदद करता है, यानी जिह्वा यानी जीभ का जो आगे वाला भाग है वो मदद करता है, उसे हम अग्र स्वर कहते हैं। इसका उदाहरण क्या हो गया? छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ए और बड़ा ए, ये इसके उदाहरण हो गए। तो अग्र स्वर आप उच्चारण करके देखिएगा, जिह्वा का यानी जीभ का अग्र भाग मदद करेगा इसमें। ई, ए, जिह्वा का जो आगे वाला भाग है वो मदद कर रहा है, तो उसे हम अग्र स्वर कहते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा यहाँ से। अब बात आती है पश्च स्वर की, कि पश्च स्वर किसे कहते हैं। उससे पहले हम मध्य स्वर को जान लेते हैं कि मध्य स्वर यानी आपका जो बीच में रहता है जिह्वा का भाग, उससे उच्चारित होने वाले स्वर कौन कौन से होते हैं। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग मदद करता है, बीच वाला भाग मदद करता है, तो इससे एक ही स्वर निकलता है अ। ठीक है, कौन सा स्वर निकलता है? अ। तो इसका उदाहरण हो जाता है आपका अ। तो यहाँ पर अग्र स्वर के उदाहरण हो जाते हैं छोटा ई, बड़ी ई, छोटा ए और बड़ा ए। ठीक है, और मध्य स्वर का उदाहरण हो जाता है अ, अनार का। अब बात आती है पश्च स्वर की, कि पश्च स्वर किसे कहते हैं। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में जीवा का पश्च यानी पीछे वाला भाग मदद करता है, उसे हम पश्च स्वर कहते हैं। कौन कौन से होते हैं पश्च स्वर? तो आ, उ, ओ और औ, ये होते हैं आपके पश्च स्वर। यदि आप इसका उच्चारण करके देखेंगे तो आपको पश्च स्वर में इनका उच्चारण पता लगेगा कि किस प्रकार से इनका उच्चारण होता है, जिह्वा का यानी जीभ का कौन सा भाग मदद करता है इनके उच्चारण में।
तो आ, उ, ओ और औ, ये इनका उच्चारण हम करेंगे तो जिह्वा का जो पीछे वाला भाग है वो इनके उच्चारण में हमको मदद करेगा। तो इस प्रकार जिह्वा के उच्चारण इसके स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 भागों में है, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ये आपका क्लियर हो जाता है। अब बात आती है आपके ओष्ठाकृति के आधार पर। तीसरा जो बिंदु है आपका वो है ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ओष्ठा यानी आपका जो होंठ है उसकी जो आकृति बनती है स्वरों के उच्चारण में, उनके आधार पर स्वरों का आपका वर्गीकरण किया गया है। इनमें स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है ओष्ठाकृति के आधार पर। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कौन कौन से? वृत्ताकार या जिसे हम वृत्तमुखी कहते हैं, और दूसरा है अवृत्ताकार जिसे हम अवृत्तमुखी कहते हैं। वृत्ताकार यानी गोलाकार, तो वे स्वर जिनके उच्चारण में होठों का आकार गोल होता है, जैसे उ, ओ और औ, इनका उच्चारण करेंगे तो आपके जो होठों का आकार है वो गोल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके वृत्ताकार जिसे हम वृत्तमुखी कहते हैं हो गया। अवृत्ताकार वे स्वर जिनके उच्चारण में होठों का आकार गोल नहीं होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अवृत्ताकार कहते हैं या अवृत्तमुखी कहते हैं। इनका उदाहरण क्या हो जाएगा? अ, आ, ई, ए। इनका उच्चारण आप भी करके देखिएगा, इसमें होठों का आकार गोल नहीं होता है। तो ये आपके वृत्ताकार और अवृत्ताकार हो गए। अब चौथा पॉइंट आता है आपका कि मुख विवर या मुख खुलने या प्रयत्न के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो विव्रत स्वर, तो वे स्वर जिनके उच्चारण में हमारा मुख पूरा नहीं खुलता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? और वे स्वर जिनके उच्चारण में हमारा मुख पूरा खुलता है उसे हम क्या कहते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में हमारा मुख आधा खुलता है उसे हम क्या कहते हैं? इससे रिलेटेड प्रश्न आपके बन सकते हैं। तो मुख विवर, मुख खुलने और प्रयत्न के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है वो हम यहाँ देखेंगे। तो पहला है आपका विव्रत स्वर। विव्रत स्वर किसे कहते हैं? तो वे स्वर जिनके उच्चारण में हमारा मुख पूरा खुला रहता है, जैसे आ के उच्चारण आप भी करके देखिएगा, हमारा मुख पूरा खुलेगा, आ। ठीक है, ये आपका उदाहरण हो गया। फिर अर्धविव्रत यानी वे स्वर जिनके उच्चारण में हमारा मुख आधा खुला रहता है, जैसे अ, ए, औ, इनमें आधा मुख हमारा खुला रहता है, इन्हें अर्धविव्रत कहते हैं। इनके नाम से ही आपको परिभाषा स्पष्ट हो जाएगी, अर्ध यानी आधा, विव्रत, ठीक है, तो आधा मुख खुले वहां पर आपका अर्धविव्रत होगा। सम्रत किसे कहते हैं? तीसरा हम देख लेते हैं। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में हमारा मुख लगभग बंद ही रहता है, ठीक है, जैसे ई, उ, इनका उच्चारण करेंगे हम तो हमारा मुंह कैसा लगेगा कि लगभग बंद ही है मुंह, ठीक है, तो यहाँ पर आपका यह सम्रत हो गया। फिर आ जाती है अर्ध सम्रत, तो वे स्वर जिनके उच्चारण में हमारा मुख आधा बंद रहता है, जैसे ए, औ, इनमें आधा मुंह खुला रहता है आधा बंद रहता है, इन्हें कहते हैं अर्ध सम्रत। ठीक है, तो ये आपके ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हो गया। अब पांचवा जो बिंदु है जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, स्वरों का वर्गीकरण आज की क्लास में हम देख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वर्णमाला। तो जाति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये प्रकार आपको पूछ सकते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जाति के आधार पर 2 प्रकार के स्वर होते हैं, सजाति और विजाति। सजाति किसे कहते हैं? तो वे स्वर जिनका उच्चारण ढंग एक ही प्रकार का होता है उन्हें सजाति कहते हैं, जैसे अ, आ, ई, इनका उच्चारण ढंग एक ही प्रकार का है। इसी प्रकार हम कुछ और उदाहरण की बात करें तो उ, ए, ओ, औ, ये सब एक ही प्रकार के उच्चारण ढंग वाले आपके स्वर हैं। फिर बात करते हैं विजाति, तो वे स्वर जिनका उच्चारण ढंग अलग अलग प्रकार का होता है उसे हम विजाति स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, उ, ए, ओ और आ, उ। ठीक है, ये आपके विजाति स्वर हो गए। तो सजाति और विजाति किसे कहते हैं ये हमने देख लिया। सिंपल सी परिभाषा है, सामान्य सी परिभाषा है। स्वजाति यानी जिनका उच्चारण ढंग एक ही प्रकार का हो, विजाति यानी जिनका उच्चारण ढंग अलग अलग प्रकार का हो। अब आता है उत्पत्ति के आधार पर या पंडित कामता प्रसाद गुरु के आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण आपसे पूछ ले तो एक ही बात है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए हमने लिख दिया है यहाँ पर उत्पत्ति या पंडित कामता प्रसाद गुरु के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो इनके आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है? स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के यहाँ पर इनने बताए हैं। मूल स्वर अ, ई, उ और री, ये आपके मूल स्वर है। फिर दूसरा है संधि स्वर। संधि स्वर के अंतर्गत इनने 2 पार्ट कर दिए, एक दीर्घ संधि स्वर और एक संयुक्त संधि स्वर। तो दीर्घ संधि स्वर में क्या है? आ। तो आ कैसे बना है? अ और अ के उच्चारण से बना है। ई कैसे बना है? ई और ई से मिलकर बना है। उ कैसे बना है? तो उ और उ से मिलकर बना है।
इसी प्रकार संयुक्त स्वर अ धन ई ए बन गया है आपका, अ धन ए एड़ी का सॉरी ए एनक का बन गया है, अ धन उ ओ बन गया है और अ धन ओ आपका औ बन गया है। तो दीर्घ संधि स्वर और संयुक्त संधि स्वर के अंतर्गत आते हैं। और इसके अलावा आपके मूल स्वर कौन कौन से हो गए, अ हो गया, छोटी ई हो गया, छोटा ऊ हो गया और री हो गया। तो ये उत्पत्ति के आधार पर या पंडित कामता प्रसाद गुरु के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हमने देखा। तो स्वरों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, 6 भागों में। उन 6 भागों को हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव देखा और उनका कॉन्सेप्ट क्लियर किया और उनके उदाहरण देखे और कितने कितने प्रकार के होते हैं ये भी हमने यहाँ पर देखा। अब व्यंजनों का वर्गीकरण, सामान्य वर्गीकरण जिसे हम कहते हैं व्यंजनों का, वो हम आपकी अगली क्लास में लेकर आएंगे। ठीक है, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो, सेशन अच्छा लगा हो, तो इसको अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा। और ये डेली आपकी क्लास होने वाली है जिसमें हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे आपके लिए। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन। धन्यवाद।